जून 1950 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे हमला कर देता है। नॉर्थ कोरियन ट्रूप सोल के काफी करीब आ चुकी थी, जिस कारण चुंग को अपना पूरा काम छोड़कर अपनी सेविंग्स के साथ पुसन शहर भागना पड़ता है। लेकिन इतने बड़े क्राइसिस के बाद भी चुंग हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे। इस समय यूएस आर्मी साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरियन आर्मी से लड़ रही थी और उन्हें टेंट्स, वेयर हाउसेस और आर्मी हेडक्वार्टर्स की जरूरत थी। चंग ने ऑब्जर्व किया कि अमेरिकन के पास पैसों की कमी नहीं थी, उन्हें बस रिलायबल और टाइमली डिलीवरी चाहिए थी और चंग ने अमेरिकन को वही दिया। उन्होंने एक छोटी सी टीम से वापस शुरुआत की और कैन डू मोटो अपनाया। मतलब अगर प्राइस सही है तो वो कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेने को तैयार थे। वॉर चल रही थी और ऐसे में उन्हें कई प्रॉब्लम्स आई, कई बार लॉसेस भी हुए, लेकिन एक बार जबान देने के बाद उन्होंने कभी भी किसी प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ा। उनकी इसी रिलायबिलिटी के कारण उनकी अमेरिकन से काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप हो गई। 1952 में वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन चंग को फिर भी अमेरिकन से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे और बाद में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने भी कंट्री को रीबिल्ड करने के लिए ब्रिजेस, डैम्स और रोड्स को तेजी से बिल्ड करना चालू किया। इन सब में हुंडई ने मेजर रोल प्ले किया और बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम सोयंग डैम और उनका सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे क्योंगबू एक्सप्रेसवे हुंडई ने ही बनाया है। 1960s में चंग अपने अर्ली 50s में पहुंच चुके थे और एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे, बट वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। चंग हजारों किलोमीटर की रोड्स बना चुके थे और अब बारी थी उन रोड्स में चलने वाली कार्स बनाने का। 1967 में चंग ने एस्टैब्लिश की हुंडई मोटर कंपनी और 1968 में फोर्ड के साथ एक डील की, जिसमें वो फोर्ड की कोर्टिना कार्स को असेंबल करने वाले थे। 2 साल तक जॉइंट वेंचर सक्सेसफुली चला, जिसके बाद दोनों कंपनीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होने लगे। फोर्ड नहीं चाहता था कि हुंडई अपनी खुद की कार बनाए और इसीलिए 1973 में चंग ने ये पार्टनरशिप खत्म कर दी और इमीडिएटली नए पार्टनर्स ढूंढने लगे। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी के लिए जनरल मोटर्स और फोक्सवैगन जैसी कंपनी से डील करने की कोशिश की, लेकिन सब ने मना कर दिया। फाइनली उसी साल उन्होंने जापान की मित्सुबिशी मोटर्स से एग्रीमेंट किया। मित्सुबिशी हुंडई को कार्स बनाने की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया था। बेस्ट पार्ट वाज कि इस डील में हुंडई अपनी ब्रांडिंग और अपने दिए नाम के साथ कार बेच सकता था। उसी दौरान साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने भी ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए एक आदेश निकाला कि उन्हें एक सिटीजन्स कार बनानी है, एक ऐसी कार जो अफोर्डेबल और रिलायबल हो और उसमें केवल साउथ कोरिया में बने पार्ट्स ही यूज हो। 1976 में चंग ने एक नया प्लांट सेटअप किया और हुंडई ने बनाई साउथ कोरिया की फर्स्ट एवर मास प्रोड्यूस्ड कार हुंडई पोनी। अपनी अफोर्डेबिलिटी के कारण ये कार साउथ कोरिया में इतनी सक्सेसफुल हुई कि देखते ही देखते हुंडई ने 60% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया और वहां की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। लेकिन एक कैच था, साउथ कोरिया का टोटल कार मार्केट केवल 30,000 कार्स का था, जो प्रॉफिटेबल होने के लिए सफिशिएंट नहीं था। ऑल्सो हुंडई पोनी साउथ कोरिया में जितनी बड़ी सक्सेस थी, ओवरसीज मार्केट में उतनी ही बड़ी फेलियर थी। कार की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, गर्मी में पेंट उड़ जाता था और उसमें रेगुलरली मैकेनिकल इश्यूज आते थे और इन्हीं रीजन से हुंडई मोटर कंपनी पिछले 7 साल से लॉसेस में चल रही थी। लोगों ने चंग से कहा कि उन्हें यह कंपनी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंद कर देनी चाहिए, लेकिन चंग के डिसीजन ने सबको शॉक कर दिया। कंपनी बंद करना तो दूर, वो एक नई कार फैक्ट्री बनाने वाले थे जिसमें हर साल 3 लाख कार्स प्रोड्यूस हो सके। कंपनी के मैनेजमेंट को यह डिसीजन समझ में ही नहीं आया। आखिर 30,000 कार्स के मार्केट में 3 लाख कार्स कौन खरीदेगा? पर चंग को इसका जवाब पता था। साउथ कोरियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो हो रही थी और हर साल हजारों लोग पॉवर्टी से निकलकर इकोनॉमिकली इंपावर हो रहे थे, जिसका मतलब था कि अगले कुछ सालों में कार्स की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली थी। प्लस हुंडई की नई कार्स को स्पेसिफिकली फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया जाने वाला था। 1980 में यह फैक्ट्री रेडी हुई और 1982 में हुंडई ने कई सारे इंप्रूवमेंट्स के साथ अपनी पोनी 2 कार लॉन्च की। न केवल यह कार साउथ कोरिया में सुपर हिट रही, बल्कि उसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा जैसी कंट्रीज में भी सक्सेसफुली एक्सपोर्ट किया गया। अगले कुछ सालों में हुंडई 4 लाख कार्स बेच के प्रॉफिटेबल हो चुकी थी। हुंडई अब ग्लोबल लेवल पे एक डिसेंट कार कंपनी की तरह एस्टैब्लिश हो चुकी थी, लेकिन वर्ल्ड का टफेस्ट और बिगेस्ट कार मार्केट यानी यूएसए को क्रैक करना अभी भी बाकी था। इंटरनेशनली एक डिसेंट कार कंपनी से एक मेजर कार कंपनी बनने के लिए यूएसए में सक्सेसफुल होना जरूरी था। हुंडई ने जब यूएस मार्केट को स्टडी किया तो देखा कि जापानीज ने कॉम्पैक्ट कार्स का सेगमेंट कैप्चर कर रखा है और यूएस कंपनीज का मिड और लार्ज साइज मार्केट में ऑलरेडी कट थ्रोट कंपटीशन है। इसीलिए हुंडई ने सब कॉम्पैक्ट मार्केट को टारगेट किया, जहां कंपटीशन वर्चुअली जीरो था। साथ में हुंडई ने देखा कि यूएसए में सेकंड हैंड कार्स का मार्केट बहुत बड़ा था। उन्होंने इन्हीं कस्टमर्स को सेकंड हैंड कार के प्राइस पे अपनी नई हुंडई एक्सेल ऑफर की, वो भी 5 साल की वारंटी के साथ। इस स्ट्रेटजी ने यूएस के कार मार्केट को हिला के रख दिया। सेकंड हैंड कार बायर्स इंस्टेंटली हुंडई एक्सेल में शिफ्ट हो गए। 1986 में हुंडई ने यूएसए में करीब 1,70,000 एक्सेल्स बेची और 1987 में करीब 2,60,000। इन दोनों ही साल हुंडई एक्सेल यूएसए की टॉप सेलिंग इंपोर्टेड कार बन गई। यूएस मार्केट में तब तक इतनी बड़ी इनिशियल सक्सेस किसी और कार कंपनी ने नहीं देखी थी और इसी के साथ हुंडई ग्लोबल लेवल पे एक मेजर कार कंपनी की तरह एस्टैब्लिश हो गई। उसी साल 72 की एज में चंग ने हुंडई से रिटायरमेंट ले ली और ऑनररी चेयरमैन का टाइटल ले लिया, जिसके बाद उनके भाई और बेटों ने कंपनी की कमान संभाली और पहले जैसे ही डिटर्मिनेशन के साथ कंपनी को चलाया। हुंडई आज वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट कार कंपनी है और केवल 2022 में उन्होंने करीब 40 लाख कार्स बेची थी। वैसे तो हुंडई ग्लोबली केवल अपने कार बिजनेस के लिए जानी जाती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि हुंडई ग्रुप में टोटल 42 अलग अलग कंपनीज हैं, जैसे हुंडई एलिवेटर, हुंडई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी है। और हुंडई के ही कारण साउथ कोरिया आज जापान को पीछे करके दुनिया की सबसे ज्यादा शिप्स बनाने वाली कंट्री बन पाई है। साउथ कोरिया के लिए हुंडई एक नॉर्मल कंपनी नहीं है, हुंडई एक इंस्टीट्यूशन है जिसने कंट्री को रीबिल्ड किया, हजारों जॉब्स क्रिएट की और साउथ कोरिया को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाया। और इन सब की शुरुआत की गांव के एक ऐसे लड़के ने जिसके पास फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं थी, लेकिन उसके पास था इमेंस पैशन, एक विजन और सबसे इंपॉर्टेंट अ डिजायर फॉर बेटर।